गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 7 जनवरी है, तो हम लोग देखेंगे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है। यह सीरीज आप लोगों के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस जो आप लोग देते हैं उसमें हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण पीटी प्रीलिम्स के स्तर पर, मेंस के स्तर पर और इंटरव्यू के स्तर पर कंटेंट को कवर कर सकते हैं। और लगातार चीज़ों को हम कवर कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। आज का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है जिस पर हम चर्चा करेंगे प्रीलिम्स के टॉपिक में। देखिए, विदेश में छिपे अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा भारत पोल पोर्टल। तो यह क्या पोर्टल किस प्रकार से सीबीआई को और भी सशक्त करेगा, इंटरपोल के साथ कैसे संबंध स्थापित करेगा, रियल टाइम इंटरफेस कैसे उपलब्ध कराएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे गरीबी उन्मूलन से भारत में होगा और सशक्त होगा। जैसे ही गरीबी उन्मूलन हम करेंगे तो और भी क्षेत्र हमारे डेवलप होंगे। साथ ही साथ भारत का बहुत बड़ा पैसा जो इस क्षेत्र में यूज होता है, तो हम उसे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी विकास के मार्ग में लगा सकेंगे। तो इसके लिए कैसे सशक्त होगा भारत, तो इस टॉपिक को अच्छे से हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जो आपको पीटी मेंस के रूप में आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक में इसे कवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विशेष प्रकार के स्टील के लिए पीएलआई योजना 1.1 लॉन्च की गई। तो यह योजना क्या है, इससे संबंधित क्या नए आयाम आए हैं, जुड़े हैं, सभी चीज़ों पर बात होगी। एक नया वायरस आ रहा है जिसे ह्यूमन मेटानिमी वायरस कहा जा रहा है। तो यह नया वायरस क्या है, कोरोना से इसके संबंध कैसे हैं, यह किस प्रकार से प्रभावी होगा, इसके कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट को हम देखेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं, तो इसमें इससे संबंधित पीटी फैक्ट को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। मेंस टॉपिक में हम देखेंगे आज महत्वपूर्ण 2 टॉपिक आपको शामिल किया गया है, सक्रिय राजनीति और उत्तरदायित्व। किस प्रकार से सक्रिय राजनीति इंपॉर्टेंट है, उसमें उत्तरदायित्व कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें उम्र उम्र की सीमा जिसके साथ क्षमता घटते जाती है, उसमें राजनेताओं की भूमिका क्या होगी, राजनेताओं की भूमिका क्या होगी। देखते होंगे अक्सर आप सुनते हो राजनेता कभी रिटायर नहीं होते हैं, सुनते हैं ना, पर अधिकारी रिटायर हो जाते एक समय के बाद, क्योंकि वहाँ पर क्षमता की बात होती है, उनके उत्तरदायित्व की बात होती है, उनका कर्तव्य के संदर्भ में बोधन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो सक्रिय राजनीति है और जो अक्रिय राजनीति हम जिसे कहते हैं, या हम इसको इस रूप से भी देखे हैं, अस्थाई कार्यपालिका कार्यपालिका, या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका, जिसमें अस्थाई कार्यपालिका में कौन आता है, जो विधायी संबंध में काम करते हैं। अर्थात सीधा सा अर्थ कर रहे राजनेता और उसके संबंध जो मंत्रीगण होते हैं वो आते हैं। और अस्थाई कार्यपालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, आईएएस से लेकर चतुर्थ वर्ग तक के सभी लोग अस्थायी कार्यपालिका में आते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अस्थायी कार्यपालिका में आपको ये आएगा अधिकारी और उसके संबद्ध व्यक्ति जो होंगे आईएएस से लेकर ग्रुप 4 होते हैं वहां तक के संबद्ध लोग होते हैं, क्योंकि इनकी एक बार अस्थायी नियुक्ति हो जाती है और उसके आधार पर वो काम करते हैं। लेकिन अस्थायी कार्यपालिका में वो राजनेता आएंगे, उसके संबोधन जो आपको प्रत्येक 5 वर्ष के बाद उनका चयन होगा, उनकी नियुक्ति होती है। पर इसमें समझने का बात यहाँ है कि जब हम अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका की बात करते हैं, अस्थाई और अस्थाई कार्यपालिका की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी कि यहाँ पर कार्य दायित्व का जो भार होता है ना, कार्य दायित्व का भार होता है वहाँ पर समान होता है। जितना अस्थाई कार्यपालिका अर्थात नौकर शाह की प्रवृत्ति के आधार पर कार्य करता, उतना ही अस्थाई कार्यपालिका भी करता। तो यह जो टॉपिक है आप लोग के लिए ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पॉलिटी की दृष्टि से, आपके आइडियोलॉजी की दृष्टि से, आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से। तो इसलिए इसमें आपका क्लियर होना चाहिए कि आपके दायित्व और उत्तरदायित्व क्या है, उसमें आपका कर्तव्य बोधक संबंध क्या है। तो इसे समझने का हम प्रयास करेंगे आज के सेशन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी में कि आर्थिक विकास की धुरी कैसे, आर्थिक धुरी जो बन रहा है गांव, अर्थात आर्थिक विकास हम जो कर रहे हैं उसकी धुरी क्या है, धुरी उसका वर्तमान में गांव को रखा गया। तो यह कैसे सशक्त हो रहा है, सशक्त कैसे हो रहा है, साथ ही साथ इसके सशक्तिकरण के मार्ग क्या है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। इसमें महिला योगदान क्या होगा, उसमें आर्थिक रणनीतियां जो बनाई जा रही है उस पर, फिर संस्थाओं का योगदान क्या है, इन सारे टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसमें ऐसे ट्यूटोरियल में आज वैसा कोई खास टॉपिक नहीं था जिससे आपको कुछ टॉपिक विशेष बनाया जा सके, पर यहाँ पर नेक्स्ट डे इस पर हम कवर करेंगे। चलिए, इसके अतिरिक्त हम लोग प्राइम बैच और बेसिक बैच के आधार पर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस को कवर करते हैं, इस पर हम लगातार चर्चा करते हैं। तो इसमें आपको ये सारी सुविधाएं दी जाएगी, 1 to 1 टू
मेंटरशिप आपको दिया जाएगा, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, डेली क्लास नोट्स दिए जाएंगे, डेली पीपीटी दिया जाएगा और आंसर फॉर्मेट दिया जाएगा जो आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। आंसर फॉर्मेट जो दिया जाता है उसे जरूर अच्छे से रिव्यू कीजिएगा आप लोग, और उसी के मोड के आधार पर हर क्वेश्चन प्रश्न के प्रारूप दिए जाते हैं, उस प्रारूप को समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बेसिक बेस में आपको केवल पीपीटी क्लास के बाद उपलब्ध करा दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा यह सुविधा, और जो क्लासेज होती है यूट्यूब चैनल पर होता है। तो इसे याद रखिएगा, इसे कवर करने का। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइम बैच के बच्चों के लिए मात्र 599 में 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ डेली आपको एक मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाते हैं, 4 पीटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए जाते हैं लगातार 365 दिन, ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको 1 बाय 1 मेंटरशिप दिया जाता है। तो 599 रुपये कितना पर डे के हिसाब से पड़ रहा, आप इसका इमेजिन कर लीजिए, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। अगर फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं हमें और भी चीज़ें करनी है तो आप इसके लिए स्वतंत्र हैं। फिलहाल एक बार जरूर सोचिएगा, आप इससे आप आइडियोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, आप अपने करेंट को जीएस के पार्ट में यूज कर सकते हैं, अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आपको यह बैच जरूर लेनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा इसके साथ साथ आपका 1 बाय 1 मेंटरशिप जो दिया जाता है उसका लाभ आपको अधिक होगा। बेसिक बैच बिल्कुल फ्री होता है और आपको कोर्स वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, तो आप इसे जरूर कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट आता है, डीएमपी और 1 बाय 1 मेंटरशिप, जो आपको डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का महत्वपूर्ण पार्ट है। डीएमपी में जो है आपको एक मेंस प्रैक्टिस का क्वेश्चन दिया जाएगा, प्राइम और बेसिक बैच दोनों को क्वेश्चन ये उपलब्ध किया जाता है, पर रिव्यू आपका प्राइम बैच के बच्चों को ही किया जाएगा। रीजन उसके पीछे आप लोगों को बताया गया। और मेंस परीक्षा अगर लगातार आप 1 क्वेश्चन 1 डे के हिसाब से भी कर रहे हैं तो आप साल में 365 क्वेश्चन का अच्छे से एनालिटिकल रिव्यू आप करा पाइएगा, साथ ही साथ आप उसे अच्छे से लिख पाइएगा, उसका प्रारूप क्वेश्चन प्रारूप प्राप्त कर पाइएगा। जिससे क्या होगा, मुख्य जब आप परीक्षा लिखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग एग्जाम हॉल में कीजिएगा, तो आप कहीं ना कहीं बेहतर स्टूडेंट के श्रेणी में होंगे। अब 1 बाय 1 मेंटरशिप आपको सिर्फ प्राइम बैच के बच्चों को दिया जाता है, जो मेरे द्वारा और एक्सपीरियंस मेंटर के द्वारा उपलब्ध किया जाएगा। डीएमपी का मूल्यांकन किया जाएगा, उत्तर मॉडल दिया जाएगा। तो इन सारे जो सुविधा दी गई है उसका लाभ जरूर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति को सपोर्ट कीजिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वह पेपर का कटिंग आपको उपलब्ध कराया जाता है। कटिंग आपको पेपर कटिंग, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स और भी सोर्स में दिया गया है। चलिए, तो इसके साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक भी हमसे जुड़ सकते हैं। टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले टॉपिक है, देखिए भारत पोल जो पोर्टल है वो क्यों चर्चा का विषय है। भारत पोल पोर्टल देखिए आज ही इसको लॉन्च किया जाएगा। किनके द्वारा? गृह मंत्री जो हमारे देश के हैं अमित शाह, उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा और सीबीआई द्वारा इसे तैयार किया गया इस पोर्टल को। तो यह पोर्टल क्या करेगा, सभी राज्य और केंद्र शासित जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उनके बीच विदेश में छिपे अपराधी जो भारत से भाग जाते हैं, अपराध करते, किसी प्रकार का अपराध करके भाग जाते, तो उनको भारत में लाने के लिए ध्यान रखिए ढूंढ कर लाने की कार्रवाई करेगा, रियल टाइम जानकारी देगा। अर्थात वर्तमान में आज कहाँ है, कल कहाँ है, परसों कहाँ था, अर्थात इसकी रियल टाइम जानकारी देगा। ऐसा नहीं कि हम संस्थाओं तक अपने कागजों को इधर उधर भेजेंगे, उनसे इनपुट लेंगे, तब जाके हम इसके बारे में जानकारी दे, तब तक पता चला सरकारी दफ्तर तक फाइलें दौड़ रही हैं, तब तक वो अपराधी इस देश से छोड़कर इस देश में जा रहा है, इस देश से छोड़कर इसमें जा रहा है, तब हम इसकी पीछे ही दौड़ते रह जाएंगे, पूरा इकोसिस्टम दौड़ता रह जाएगा। ऐसा नहीं, रियल टाइम पे इसकी जानकारी देगा, इसे ट्रैक करेगा, इसे क्या करेगा, इसको जांच की एजेंसियों के हवाले रखेगा, रियल टाइम एजेंसी पर अलर्ट के मोड पर। तो यह इसकी रियल टाइम जानकारी देगा। यह विदेश में रहने वाले वांछित अपराधियों को ढूंढने के लिए इंटरपोल से भी नोटिस जारी कराना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। जो इंटरपोल रेड नोटिस जारी करता है उसके माध्यम से यह बातें होती है। अब ध्यान रखिए इंटरपोल इकाई के रूप में सीबीआई काम करता है। भारत में इंटरपोल से कौन संबंध स्थापित करता है, सीबीआई ही करता है। तो सीबीआई को ऐसे अधिकार दिए जाने चाहिए जिसके आधार पर वो अपराधियों को ढूंढ सके और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच जो अपराधियों के बीच जो सीबीआई का जो कनेक्शन है उसको पहुंच स्थापित करे, जिसके आधार पर अपराधी की जांच हो, उसकी खोज हो सके। ये बातें यहाँ पर हो रही है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, वर्तमान में सीबीआई आईएलओ यूनिट ऑफिसर जो ऑफिसर के बीच संवाद मुख्य रूप से पत्रों, ईमेल और फैक्स के जरिए ही होता है। जहां पर क्या होता है, फैक्स के जरिए होता है तो समय लगता है इसके बीच में, दोनों के बीच, तो अपराधी इसका लाभ उठा लेते हैं। तो इसी लूप होल को दूर करने के लिए रियल टाइम आपको वॉच डॉग के तौर पर यह काम करेगा। अब ध्यान रखिए भारत पोल पोर्टल अब झंझटों से मुक्त दिला देगा, रियल टाइम पर जानकारी साझा करेगा और इस समय अंतर्राष्ट्रीय सहायता में अनुरोध की कार्रवाई को सुनिश्चित करेगा। रेड कॉर्नर जो आपको दिया जाता है इंटरपोल के द्वारा, नोटिस जारी करवाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहायता तक आसान पहुंच बनाएगा, ये सब चीजें करेगा।
तो यहाँ एक सीबीआई की जांच, सीबीआई की बार बार चर्चा हो रही है। तो सीबीआई सबसे पहले आप जान लीजिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसको कहते हैं, इसका अर्थात सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई अर्थात यह प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। ध्यान रखिए क्या है, जांच पड़ताल करने वाली एक अन्वेषण एजेंसी है, इन्वेस्ट करेगा। और क्या थे इंट्रो, इसमें आपको इसके संदर्भ में जांच प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी तर्क को स्थापित कराएगा। यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल को सहायता प्रदान करता है सीबीआई। तो यहाँ केंद्रीय सतर्कता आयोग ध्यान रखिएगा, लोकपाल को भी अच्छे से ध्यान रखना है। सब अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिसको आपको याद रखना चाहिए। एनी टाइम रिवीजन मोड में आप लोग इसे रखिएगा। ध्यान रखिएगा, कार्मिक पेंशन और तथा लोक शिकायत मंत्रालय ने कार्मिक विभाग के, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करता है। अर्थात ध्यान रखिएगा, यह पीएमओ के अंतर्गत कार्य करता है यह सीबीआई। तो इसके अतिरिक्त ध्यान रखना आप लोगों को, सीबीआई भारत का नोडल पुलिस एजेंसी भी कहते हैं, भारत का नोडल पुलिस एजेंसी, जो इंटरपोल की और से इसके सदस्य देशों का अन्वेषण संबंधी समन्वय करता है। अगर इंटरपोल को भारत से संबंध अपने किसी अपराधी की जांच करवाने, किसी देश के अन्य अपराधियों की जांच करानी, तो भारत किससे बात करेगा भारत में, तो वो सीबीआई से ही बात करेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसकी स्थापना के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एक्ट जो आया था, इसके तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास है। सीबीआई के अपराध पर सीधी दर जो है 65 से 70%, इसी कारण इसकी तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ अन्वेषण एजेंसी में की जाती है। ये फैक्ट याद रखना। सीबीआई को क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसका जो कंजर्वेशन रेट है, जो अपराध सिद्ध करने का दर जो है आपको 65 से 70% है, इसलिए इसकी महत्ता बढ़ जाती है। अगर हम इसके गठन प्रक्रिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम जो आप लोगों को एस्टेब्लिश एक्ट 1946 था, उसके तहत इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया था। एक औपचारिक शुरुआत की गई थी इसकी। वैधानिक निकाय नहीं था सीबीआई, एक वैधानिक न्याय, हालांकि इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, सीबीआई की स्थापना भ्रष्टाचार रोक पर संथानम समिति जो 1962 से 64 बनी थी, उसके सिफारिश पर की गई थी, इसके याद रखें। वर्ष 1963 में भारत सरकार द्वारा सीबीआई गठन, भारत की रक्षा संबंधित गंभीर अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, ठगी, गबन, सामाजिक अपराधों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तु जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी अन्वेषण हेतु किया गया था। सीबीआई चर्चित हत्याओं, अपहरण, विमान अपहरण, चरमपंथियों के द्वारा किए गए अपराध जैसे अन्य अपराधों की जांच का समय समय पर दिया गया उनको उत्तरदायित्व, ताकि वो अपने कार्य को निर्वहित कर सके। अब इसके ध्यान रखिए, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति यहाँ ध्यान रखिए, चर्चा का विषय था। 2014 तक सीबीआई निदेशक की नियुक्ति दिल्ली पुलिस स्थापना एक्ट 1946 के आधार पर की जाती थी। वर्ष 2003 में विनीत नारायण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सिफारिश पर जो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम है डीएसपीई 1946 को संशोधित किया गया। ध्यान रखिए, 2003 में संशोधित किया जाता सर्वोच्च न्यायालय में विनीत नारायण के मामले में। साथ ही एक समिति के द्वारा केंद्र सरकार को सीबीआई निदेशक की नियुक्ति संबंधी सिफारिश भेजी गई, जिसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रतिनिधि, गृह मंत्रालय और कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय सचिव सदस्य के रूप में शामिल करता था। एक समिति गठित की जाती है, उसके आधार ये बदलाव आता है। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में लोकपाल अधिनियम में सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए, अन्य सदस्य में विपक्ष का नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता, भारत का मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश शामिल हो सकता है। यहाँ पर गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, डीओपी योग्य उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है, उसके बाद उसका चयन होता है। तथा अध्यक्ष कौन होंगे इस समिति का, प्रधानमंत्री, अन्य सदस्य में लोग जो शामिल किए गए। अब ध्यान रखिएगा, जो डिपार्टमेंट और जो आपको कार्मिक प्रशिक्षण विभाग है, वो वरिष्ठ ईमानदारी और भ्रष्टाचार निरोधक मामले की जांच के आधार पर एक अंतिम सूची तैयार करता है, इसे समिति को भेजता है। और सीबीसी अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई निदेशक की कार्यकाल 2 वर्ष तक तय किया जाता है। नोट यहाँ याद रखना है, क्या याद है, 2021 में, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति ने 2 अध्यादेश जारी किए, जो केंद्र सरकार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निवेशकों कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। तो वर्तमान में 5 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत में 2 वर्ष हुआ करता था, वर्तमान में इनका कार्यकाल 5 वर्ष हो गया। ये सब कुछ संशोधन हुए हैं, तो इसे याद रखना, इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं कि भारत में स्थापित सीबीआई के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शाखा को शामिल की जाती है। अर्थात सीबीआई के शाखा के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय, आर्थिक अपराध शाखा, भ्रष्टाचार निरोधन शाखा, निरोधक शाखा। तो यहाँ पर केवल एक है, 1 और 3 है, उपयुक्त सभी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसका सही उत्तर 7 PM में आपको उपलब्ध करा दे। कल का क्वेश्चन नहीं
अपलोड हुआ था, तो मैं आज ही उसको अपलोड कर दूंगा, तो इसे आप जाके देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। दूसरे टॉपिक है गरीबी उन्मूलन में भारत होगा और सशक्त। तो ये कैसे होगा, तो इसके आंकड़ों के आधार पर हम इसका आकलन कर सकते हैं, आंकड़ों के आधार पर ही इसका आकलन कर पाएंगे और इसके संबंध कुछ कॉन्सेप्ट को देखेंगे जिसके आधार पर यह तय होगा कि यह क्या सही है या गलत कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिए, सबसे पहले आंकड़े देख लीजिए कि गरीबी उन्मूलन के लिए भारत होगा सशक्त में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार वर्तमान में सरकार है वो लगातार कार्य कर रही योजनाओं को ला रही है। हम गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात कर ले या अन्य भी पायलट प्रोजेक्ट योजनाओं की बात कर ले, अम्ब्रेला योजना की बात कर ले, उसका मुख्य ध्येय कहीं ना कहीं गरीबी रहा है। अभी भी चर्चा रहता है गरीबी, हालांकि गरीबी इंदिरा गांधी जी के काल में दिया गया एक विचारधारा था जहां पर हम गरीबी उन्मूलन की बात करते हैं, पर लंबे समय तक गरीबी उन्मूलन अभी तक नहीं हो पाया। फिर भी ध्यान रखिएगा कुछ चीजें सकारात्मक होती है, उसे ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का रिपोर्ट आता है जिसे 25 करोड़ लोग बहुयामी गरीबी से बाहर आए। केंद्र सरकार ने जन कल्याण नीतियों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था जिसे डीबीटी कहते हैं जैसी पहलों से इसके अहम योगदान रहा। इसके तहत 8 वर्षों में करीब 26 लाख करोड़ रुपए लाभार्थियों के खाते में गए। तो ये बहुत बड़ी राशि होती है। 2025 में केंद्र सरकार योजना परिणाम से बड़ी संख्या में लोग गरीबी के दुष्चक्र से बाहर आए। जैसे कुल जनसंख्या गरीबी की हिस्सेदारी हम बात करें 2015-16 में कुल कितना था 24.9%। वर्तमान में हम बात करें 19 और 21 के आंकड़ों के आधार पर नीति आयोग जो आंकड़े प्रस्तुत किए ध्यान रखिएगा उसमें 15% आ गया। अगर ग्रामीण की यह बात करें तो ग्रामीण पहले कितना हुआ करता था 15-16 के आधार वर्ष पर हम मान ले तो आपको 32.6% और यहाँ पर अब वर्तमान में 19-21 की बात कर ले तो यह 19.3%। तो देखते हैं घटा है, गरीबी घट रहा है, लगातार घट रहा है। इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें 11.28% हो गई बहुयामी गरीबी दर 22-23 में, तो यह फैक्ट याद रखिएगा। बहुयामी गरीबी दर 2013-14 में कितना हो गया 19.17%। तो वही बहुयामी गरीबी दर में आई कमी कितना है 17.89%। इस तरीके आंकड़े अगर आप आंसर राइटिंग में यूज करेंगे कहीं ना कहीं आपका आंसर सबसे बेस्ट टेक्निक वाला होगा, बेस्ट फॉर्मेट वाला होगा। तो आंकड़ों को जरूर आप अच्छे से याद रखिए, इसका यूज उस कॉन्सेप्ट में जरूर कीजिए जहां पर आपको जीएस में एसए में इस प्रकार से टॉपिक पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब बहुयामी गरीबी सूचकांक जो हुआ था उसमें ध्यान रखिएगा मापन 0 से 1 तक अधिक है। तो सबसे ज्यादा गरीबी की बात करें तो रेड जहां जहां आप देख सकते हैं वहां पर सबसे ज्यादा होगा। अब उत्तर प्रदेश में ध्यान रखिएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस तरीके से आंकड़े दिए गए जो प्राप्त किया है। अगर हम बात करें 2030 से पहले बहुयामी गरीबी आधा करने के अपने लक्ष्य हासिल कर लेगा, कौन कौन कर लेगा? गरीबी से बाहर निकालने की संख्या जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निकाली गई है आपको कौन है, आपको 5.94। उसके बाद बिहार 3.77%, मध्य प्रदेश 2.3, आपको करोड़ों में बात हो रही है यहाँ पर 5.9 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, 3.77 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, मध्य प्रदेश 2.30 करोड़ लोगों को बाहर निकाला, राजस्थान 1.87। तो यहाँ पर अपने जो आंकड़े बना रखे ना वो सब सुधार होगा 2030 तक। बहुत से लोग क्या करें, बहुत से राज्य अपने देश से अपने राज्य अपने क्षेत्रों से गरीबों को उन्मूलन कराएंगे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को बेहतर रूप से धरातल पर उतार पाएंगे। अगर बहुआयामी गरीबी के अधिक कमी करने वाले राज्यों की बात करें सर्वाधिक कौन किया है, बिहार। याद रखिएगा 18.1। बहुआयामी गरीबी में अधिक कमी लाने वाले राज्यों की बात कर ले तो ये सबसे ज्यादा बिहार लाया, संख्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से, याद रखिएगा। अब मध्य प्रदेश की बात कर ले 15.9%, उत्तर प्रदेश सीधा उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, झारखंड आपको आता है। इस तरीके से फैक्ट को याद रखना है, कवर करना है। अब यहाँ पर कुछ चीजों को याद रखनी, जैसे गरीबी उन्मूलन की बात होगी तो सबसे पहले याद रखना है कि गरीबी उन्मूलन के लिए सशक्त बनाने की एक दिशा महत्वपूर्ण कदम है। अधिक गरीबी को कम कर या समाप्त किया जाता है तो इससे न केवल मानव समाज आर्थिक असमानता घटेगी बल्कि देश में समग्र प्रगति भी होगी, तो वृद्धि होगी। इसके लिए क्या किया जा सकता है? शिक्षा का प्रसार और सुविधा को बेहतर करना होगा। देखिए रोजगार अवसर बढ़ाना होगा। दूसरा फैक्ट याद रखिए रोजगार। फिर कृषि क्षेत्र में सुधार करना होगा, कृषि क्षेत्र में सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं में सुलभ और सस्ता होना होगा। महिला सशक्तिकरण को और भी उन्मूलन करना होगा, महिला सशक्तिकरण को और भी धरातल पर लाना होगा और गरीबी उन्मूलन इसके में एक महत्वपूर्ण सहायक कदम उठा सकता है। अब ध्यान रखें स्व सहायता समूह, महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना होगा। डिजिटल और वित्तीय समावेशन का कॉन्सेप्ट और भी हमें गाँव तक पहुंच स्थापित करने, गरीब लोगों तक जोड़ने का प्रयास किया, क्योंकि गरीबों की अधिक संख्या गाँव में निवास कर रही है, तो इस आंकड़े के आधार पर बताया जा सकता है। फिर उसके बाद हम योजनाएं और सामाजिक सुरक्षा को
को और बेहतर बना सकते हैं पूर्ण वितरण योजनाओं को। कमजोर वर्गों के लिए पेंशन, वृद्धावस्था और विकलांगता के भत्ते जैसी सामाजिक सुविधाएं और भी हम बेहतर कर सकते हैं। सशक्त विकास और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को और भी बेहतर कर सकते हैं, जैसे हरित ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के कारक बन सकते हैं, तो उसमें निवेश करने की बात करता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। सामाजिक जागरूकता और जिम्मेदारी लोग तक पहुंचे, जरूरी नहीं समाज में जो सरकार ही केवल समाज में गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करे। जो एनजीओज हैं, जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो बहुत पैसे धनी उन्वान, वो भी इस कार्य में सहायक, सरकार के सहायक तंत्र बन सकते हैं। तो इसे याद रखें। निजी सहभागिता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नीति निर्धारक और पारदर्शिता को बनाए रखने की आवश्यकता है, जिसमें योजनाओं को और नीतियों को पारदर्शी बनाए। जैसे डीबीटी योजना यहाँ पर बेहतर काम करता है, इसलिए भ्रष्टाचार और संसाधनों की बर्बादी को रोककर हम योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। ये महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं, जिसके आधार पर गरीबी को कम किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ले लीजिए, पीटी फैक्ट क्वेश्चन पहले लीजिए। बहुआयामी गरीबी में अधिक कमी लाने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या उड़ीसा है? इसका कमेंट सेक्शन में उत्तर आप लोग दीजिएगा। ए का बी कौन सा है? 2 का ए है, बी है, सी है, डी है, कौन सा उत्तर बताइएगा। चलिए इसके मेंस क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिएगा मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, तो इसे अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़ों में भारत की सकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है। यह रिपोर्ट भारत की जो उन्मूलन कार्यक्रम है गरीबी के संदर्भ में, तो वहां पर सकारात्मक रूप प्रस्तुत करता है। हालांकि इस दिशा में गरीबी उन्मूलन के माध्यम से भारत को सशक्त बनाने के कुछ प्रभावी उपाय अब भी निहित है। जहां भी काम करना शेष रह गया, उस क्षेत्र को और भी मजबूत किया जाएगा, तो ये गरीबी उन्मूलन में और भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर आपको कैसे लिखना है? नीति आयोग द्वारा जो जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़े उसको अच्छे से इनपुट कीजिएगा। दूसरा, आप इसके बारे में जो प्रभावी उपाय हो सकते हैं उसको सुलझाने का, समझाने का प्रयास कीजिएगा। तो आप इसका उत्तर 250 शब्दों में आप की वर्ड के तौर पर आप दे सकते हैं। इसे ध्यान रखना है। इसका उत्तर कहाँ भेजना है? आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जो प्राइम बैच के बच्चे हैं उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए, वहां आप सेंड कीजिए। क्योंकि कुछ बच्चों को भेजने में ऐप पर दिक्कत हो रहा था, तो समस्या खड़ी नहीं की जा रही, उसका समाधान लाना चाहिए। तो चलिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग 7 PM से पहले सारे उत्तर भेज देंगे। 7 PM से पहले सभी उत्तर अपने अपने प्रश्न के भेज देंगे बच्चे जो भी अभी तक शामिल हो चुके हैं। और धीरे धीरे सब लोग अपना उत्तर, हैंडराइटिंग भी सुधारिए, धीरे धीरे फॉर्मेट को सुधारिए, उस पर चर्चा हम करेंगे। उस गूगल मीट आपको संडे को रख दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों का जो भी कंसर्न समस्या है उसका समाधान किया जा सके। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक विशेष प्रकार के स्टील के लिए PLI 1.1 लॉन्च किया गया। देखिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, जिसे हम लोग क्या कहते थे, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम जिसे बोलते हैं। इसके तहत 1.1 स्कीम के तहत जो स्टील जो है के लिए विशेष प्रकार के स्टील उत्पादन के 3 साल पहले ही PLI स्कीम 1.0 शुरुआत की गई थी। लेकिन कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड जो जैसे 8 प्रकार के विशेष स्टील के उत्पादन में इस स्कीम के तहत कोई कंपनी आगे नहीं है। तो फिर से इस प्रकार के जो स्टील है, स्पेशल स्टील जिसे हम लोग बोलते हैं, या विशेष स्टील जिसको कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील बोलते हैं। तो ध्यान रखिए इसमें 8 श्रेणी के स्टील आते हैं। तो इस श्रेणी को और भी मजबूत करने के लिए, इसमें निवेश करने के लिए सरकार महत्वपूर्ण रूप से 1.1 PLI योजना लॉन्च की है। इन स्टील के उत्पादन को घरेलू स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना क्या लगी, इनिशिएटिव लाने के शर्तों को ढील दी गई है। मुख्य रूप से बिजली के ट्रांसफर के साथ साथ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के इस्तेमाल होने वाले CRGO स्टील का उत्पादन के लिए अगर कोई कंपनी 3000 करोड़ का निवेश करती है तो वह इंसेंटिव का हकदार हो गया था, तो उन्हें अलग से सुविधाएं दी जाएगी। पहले यह सीमा 5000 करोड़ रुपया हुआ करती, तो 2000 करोड़ रुपया कम किया गया। वैसे ही उत्पादन की सीमा को 2 लाख टन से घटाकर 50,000 टन कर दिया गया। तो उत्पादन की मात्रा भी घटाई गई ताकि लोग, जो कंपनियां इंटरेस्ट जगाए और अपने कार्य इस योजना में इस स्टील के क्षेत्र को और भी बेहतर करें। तो इसका जो कौन उद्घाटन किए, तो याद रखिएगा स्टील मंत्री HD कुमारस्वामी ने इस योजना को लॉन्च किया। तो इसे याद रखिएगा, नई दिल्ली से लॉन्च किया। इसी तरीके से
पीएलआई योजना 1.1 के तहत 31 जनवरी तक इच्छुक कंपनियों आवेदन कर सकेगी और पीएलआई स्कीम के शामिल कंपनियों आवेदन की अनुमति नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पीएलआई स्कीम में शामिल कंपनियों को, जो पहले से शामिल हो चुके उन कंपनियों को, नई कंपनियों को यह दिया जाएगा। इसके तहत यह रोजगार सृजित हो, यह सब फैक्ट बताया गया। अब यहाँ पर कुछ चीजें याद रखिएगा कि अभी देश में 18 करोड़ टन स्टील उत्पादन की क्षमता है। धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, 12 से 13% वृद्धि भी हो रही है। यहाँ पर ध्यान रखिए, वितरण, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों में घरेलू विनिर्माण, निवेश, निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग ने 24 फरवरी 2021 को उत्पादन लिक्विड प्रोत्साहन योजना को अधिसूचित किया है। जो आपको यहाँ पर स्टील मात्रा यहाँ बहुत ज्यादा लगता है, जिसको ध्यान में रखना। हालांकि यह योजना पीएलआई योजना 2020 में लॉन्च किया गया था, इसे याद रखिए। जो पीएलआई योजना को 2020 में, पर समय समय पर 14 जो क्षेत्र है वो अपने अपनी पीएलआई योजना को लॉन्च करती है। इसके तरीके से याद रखिएगा, यह क्या करता है, भारत में उत्पादन को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया के पहल को मजबूत करना, कंपनियों को उनके उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन मुहैया कराना इसका मुख्य उद्देश्य है इस योजना का। इसके अतिरिक्त ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, अगर हम लास्ट आंकड़े की बात करें लास्ट आंकड़े अक्टूबर 2024 तक के, उसमें 1.97 लाख करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए यह प्रोत्साहन योजना घोषणा की जा चुकी है और कार्य कर रहा है, जिसकी विनिर्माण क्षमता निर्यात को बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें 14 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो मोबाइल विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखिएगा, कंपोनेंट्स के लिए, चिकित्सा उपकरणों विनिर्माण के लिए, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स के लिए, स्पेशलिस्ट स्टील के लिए। देखिए यही स्टील की बात हो रही है जो 1.1 लाया गया, तो इसे याद रखिएगा। दूरसंचार एंड नेटवर्किंग उत्पाद के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए, व्हाइट्स गुड्स अर्थात जो व्हाइट्स गुड्स होते हैं उसके लिए, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, उच्च क्षमता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए, उन्नत रसायन सेल बैटरी के लिए, ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट्स के लिए। 14 ऐसे क्षेत्र है जहां पर पीएलआई योजना को अभी तक 1.97 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ लॉन्च किया जा चुका है, तो इसे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, याद कर लीजिएगा। लास्ट अपडेट आंकड़े हैं अगस्त 2024 तक जो आए थे, अक्टूबर 2024 में, ध्यान रखिएगा। तो यह अगस्त 2024 के आंकड़े को समाहित करता है। इस योजना के तहत ध्यान रखिएगा, अगस्त 2024 तक 14 क्षेत्रों में 1.46 लाख करोड़ रुपये का निवेश प्राप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप 12.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का क्रमागत उत्पादन या बिक्री हुई, 9.5 लाख करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुआ और 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हुआ। ये आंकड़े याद रखने हैं। इस तरीके से आप अपने उत्तर में लिखते हैं, आंकड़ों को डाटा के साथ इंप्रूव करते तो और भी उत्तर अच्छा होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा, तो आपसे पूछा जाएगा पीएलआई योजना में किस क्षेत्रों का सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण, इसे याद रखिएगा। अब वित्त वर्ष 22-23 और वित्त वर्ष 23-24 के दौरान क्रमशः 8 क्षेत्रों में कितना रुपया करोड़ रुपये, 2968 करोड़ रुपये, और 9 क्षेत्रों में अर्थात वित्तीय वर्ष 23-24 में 9 क्षेत्रों में लगभग 67,053 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया गया। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा ताकि आप चीजों को और भी बेहतर एनालिसिस कर पाए। अब इसके तहत एक क्वेश्चन को ले लीजिए। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत पूछ रहा है, तो चलिए, अगस्त 2024 तक 14 क्षेत्रों में 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ। क्या यह कथन सही है गलत है, यह बताना है। 1.97 लाख करोड़ रुपए परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जा चुकी है, की गई है, तो यह क्या कथन सही है गलत है, तो केवल एक, केवल दो, न तो एक न तो दो, और एक दो दोनों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में सभी लोग देने का प्रयास। कुछ बच्चे अब एक्टिव मोड में आए तो धीरे धीरे एक्टिव मोड में रहिए, समस्या का समाधान होगा। कमेंट में बता सकते हैं क्या इससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आंसर लिखने में आप लोगों को इंटरेस्ट जग रहा है या नहीं जग रहा है, कमेंट में बता सकते हैं दिल की बात, ताकि हम चीजों को और भी बेहतर चीजें कर सके। 1 by 1 मेंटरशिप में जो बातें की जाती है, क्या धरातल पर वो चीजें हो पा रही या नहीं हो पा रही, जब आंसर लिखते हैं तो डाटा का संग्रह हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ये सब बात जरूर लिख सकते हैं कमेंट, ताकि और भी दूसरे बच्चे मोटिवेट हो इसके साथ ही। देखिए, इस वायरस का नाम अच्छे से याद रखिएगा, ह्यूमन मेटानिमी वायरस। देखिए, कोरोना के बाद एक और भी वायरस चर्चा में आ गया, यह वायरस जिसे हम लोग ह्यूमन मेटानिमो वायरस कह रहे हैं, नीमो वायरस कह रहे हैं। तो इसके बाद देखिए, चर्चा का विषय यह है कि क्या यह कोरोना जैसा खतरनाक है या नहीं है। तो इसके बारे में सबसे पहले याद रखिएगा, यह वायरस 2001 में खोजा गया था। इसे पैरामाइडोसिविडो जो रेस्पिरेटरी
सिंसिएटिली वायरस के तौर पर हम इसे जानते हैं। ये वायरल रोगजनक सभी वायु के वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। ये सांस संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। अब यह खांसने में छींकने से निकलने वाले जो एसिड होते हैं वहां से दूषित समूह को छूने के बाद आपको क्या होता है, जैसे बुखार होगा, पहले लक्षण होगा, खांसी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बलगम निकलेगा, सिर दर्द होगा, गले में खराश होगा, थकान होगा, इसके प्रमुख लक्षण है। तो इस तरीके से क्या करिए, बच्चों को, बुजुर्गों को कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जिसके एंटीबॉडी अच्छा नहीं है उसको प्रभावित करेगा। यह मामला ज्यादातर ठंड के मौसम में देखने को मिलता है। तो अच्छे से बच के रहिएगा इस प्रकार के वायरसों से। अब देखिए, बार बार हाथ धोने की डालनी होगी आदत। ये सब वायरस जब से आए हैं तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना। कहीं से बाहर से आए तो हाथ जरूर धोएं ताकि आप इस प्रकार से चीजों से बच पाए, वायरस से बच पाए। अब देखिएगा, यह इन मामलों में कोरोना के अलावा अलग है। यह वायरस जैसे कोरोना सार्स जो COC2+2 जो वायरस था कारण होता था, दोनों ही सांस संबंधी रोगजनक थे। खांसने, छींकने और सीधे संपर्क दूषित के माध्यम से फैलते। दोनों ही खांसी, बुखार और सांस के तकलीफ से जुड़े हल्के और गंभीर लक्षण पैदा करते। लेकिन कोरोना के लक्षण का एक व्यापक स्पेक्ट्रम था, जिसे स्वाद और गंध चला जाता था तो उसमें स्वाद का पता नहीं चलता था, गंध अगर बगल हो रहा उसका भी पता नहीं चलता था। शरीर रक्त में थक्के जम जाते थे, अंग काम करना बंद कर देता था। जबकि इस वायरस में, जिसमें हम लोग बात करें ह्यूमन मेटानिमी वायरस में, ऐसा कुछ नहीं है। केवल सांस से संबंधी बीमारी है जहां पर सीखने बलगम निकलता है जिससे हम प्रभावित कर पाते हैं। तो इस तरीके से इसका निदान क्या है, तो ध्यान रखिए, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेजर चेन है, रिएक्शन के जरिए इसको हम क्या कर पता लगाया जा सकता है। इसमें एंटीजन टेस्ट भी तेजी से परिणाम लाता है, तो इससे एंटीजन टेस्ट हम करा सकते हैं। टीका उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इतने दिनों तक रहता है असर। मान लीजिए हल्के मामले में आमतौर कुछ दिनों तक लेकर एक सप्ताह तक, और गंभीर मामलों में बेहतर महसूस करने से अधिक समय लग सकता है। तो ये सब फैक्ट याद रखना है। इस तरीके से इसका दोनों चीजें कवर कर लीजिएगा। चलिए इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे ह्यूमन मेटानिमी वायरस जो है वो के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया। जो यह वायरस है आपको सिसिलियल वायरस से संबंधित यह वायरल रोगजनक सभी वायु वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। यह सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। उपरोक्त में से कोई नहीं बताना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया, यह चर्चा का विषय होगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। द्रो श्रेणियों में नामित ऑल वी इमेजिंग एस नाइट जो द ब्रुट लिस्ट और एमिया पेजेस को जीते कई अवार्ड। यहाँ पर जो ध्यान रखिए, निदेशक पायला कपाड़िया की फिल्म यह भी आपको जीतने से चूक गई है। ग्लोबल जो गोल्डन ग्लोबल अवार्ड जो है जीतने से चूक गई, फिर भी यह भारतीय। लेकिन यह जो 82 गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, इसे नाकामी हाथ लगी। या जो जो पायल कपाड़िया, वहां से प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा भी गया है। इस तरीके से कुछ चीजों को याद रखिए। हालांकि पुरस्कार श्रेणी की हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला गया, द ब्रूट लिस्ट को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक और कॉमेडी के लिए एमिलिया पेरेज को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म एमिया पेरेज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा में फर्नांडा टोरेस और जो हियर को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा में एड्रियन बाडी और द ब्रूस लिस्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आपको ब्रुसेल्ट का नाम अच्छे तरीके से याद रखना। यहाँ से बहुत से आपको प्राइज दिए गए। अब यह पुरस्कार ध्यान रखो, वर्ष 1944 से गोल्डन ग्लोब अवार्ड शुरुआत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अब यह फैक्ट इस तरीके से अमेरिका में दिए जाने यह पुरस्कार समारोह रविवार की रात प्रोत्साहित किया गया, तो अमेरिका में यह दिया गया। 1944 से यह पुरस्कार प्रारंभ होता है। अधिकारियों से भारत फ्रांस में सह निर्माण में बनी ऑल वी इमेजिंग अनलाइट के किनी कुसुत और दिव्या प्रभा और छाया कदम को अभिनय किया था। और मलयालम हिंदी फिल्म का निर्माण पेटिट को, ये सब आपको यहाँ पर अनबर्थ किया गया। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिएगा। यहाँ से पुरस्कार की श्रेणी को देख लीजिएगा ताकि आप चीजों को कवर कर सके पीटी फैक्ट के नजरिए से। मेंस में आते हैं, तो मेंस में यहाँ देखिए, सक्रिय राजनीति और उत्तरदायित्व के टॉपिक में हम बात करें। हालांकि इसका हेडलाइन कुछ और ही था, कभी रिटायर नहीं होते राजनेता, तो इसके हेडलाइन को मैंने बदलकर सक्रिय राजनीति उत्तरदायित्व दे दिया। रीजन उसके पीछे क्या है, सक्रिय राजनीति का अर्थ समझते क्या है, जिसका अर्थ यह होता है सक्रिय राजनीति में कि केवल भूमिका के आधार पर इसका सक्रिय राजनीति नहीं निर्धारित होता है। कार्य क्षेत्र आपके कैसे हैं, कार्य क्षेत्र कैसे हैं,
कार्य क्षमता क्या है, कार्य क्षमता क्या है आपका, और कार्य करने की प्रवृत्ति कैसे होती है, प्रवृत्ति कैसे बदलती है, इसके आधार पर आप है ना सक्रिय राजनीति को निर्धारित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रकृति में कमी आ रहा है तो उसको सक्रिय राजनीति से अलग होना चाहिए, कार्य क्षमता उसका घट रहा है तो उसको अलग होना चाहिए। कार्य क्षेत्र व्यापक जो भूमिका होता है, पहले जो राजनीति में आते वक्त जो यंग राजनेता होता है वो धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र को खोता जाता है, तो उसको सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए। भूमिका कैसे वो निर्वहित करता, कैसे अंतर संबंध स्थापित करता है, इस स्तर पर भी उसे सक्रिय राजनीति को छोड़ देना चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उम्र की सीमा भी देखी जाती है। जैसे एक उम्र के सीमा के बाद उसकी पहुंच पकड़ अपने पार्टियों में, दूसरे पार्टियों में कम पड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे यह 4 कारक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि जब सत्ता का अभ्यास आप करते हैं, सत्ता का अभ्यास, आप बार बार मैं यह शब्द यूज करता हूं, सत्ता का अभ्यास वही करेगा जिसके पास पावर होगा। पावर जिसके पास होगा, पावर उसके पास होगा जिसके पास सक्रियता के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। सक्रियता कितना, वो एक्टिव कितना रहता है, एक्टिव कितना रहता है किसी के निर्माण में, विनाश में। ध्यान रखिएगा, निर्माण विनाश को गलत संदर्भ में नहीं देखना है। यहाँ पर राजनीतिक तोड़ जोड़ की बात हो रही है या राजनीतिक भागीदारी की बात हो रही है, कितना एक्टिव रहता है उसी संदर्भ में उसकी पावर को डिफाइन करेगा। जैसे वर्तमान में हम बात करें 2 लोगों को, व्यक्ति जो प्रमुख रूप से है, एक तरफ मोदी हैं और एक तरफ राहुल जी है ना। राहुल जी पार्टी का जो है, पार्टी जो उनका है विस्तृत एक इतिहास लेकर आया है, इतिहास लेकर उनके पास है। कांग्रेस का एक अपना अलग इतिहास है, पर उनकी पार्टी लगातार क्या कर रही है, वो प्रदर्शन नहीं कर पा रही है जो वर्तमान में होना चाहिए। एक पुरानी पार्टियों का एक बहुत बड़ा तबका आपके इन्फ्लुएंस रहता है, पर मोदी जो वर्तमान सरकार चला रहे, भाजपा नई पार्टी है, ज़्यादा दिनों की पार्टी तो है नहीं। 150 60 100 सालों की जैसी पार्टी तो है नहीं, 100 सालों की पार्टी। तो ये इसने क्या ऐसा कर दिया जिसके बाद इसकी सक्रियता अधिक हो गई, सक्रियता अधिक हो गई, और यह लगातार राज्यों में जीतना शुरू कर दिया। अन्य पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों की भी हम बात कर रहे हैं इसी के साथ। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सत्ता का अभ्यास में सक्रियता का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा होगा कि कोई व्यक्ति कितना सक्रिय रहता है उसके उम्र पर डिपेंड करता है, उसकी कार्य भूमिका पर डिपेंड करता है, कार्य क्षेत्र पर डिपेंड करता है, कार्य क्षमता पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उम्र में तो राहुल गांधी उनसे छोटे हैं, पर मोदी जी उनसे ज्यादा, तो इनकी सक्रियता का स्तर, ये जो 4 पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपकी सक्रियता घटेगी ना, सक्रियता घटेगी, आप उम्र से पहले भी अपने लोकप्रियता को खो देंगे, लोकप्रियता को खो देंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर यह लेखक यह बताना चाहता है कि अपने देश में कभी भी नेता रिटायर नहीं होना चाहते, भले ही कितना ही उम्र क्यों ना हो जाए, फिर सेहत और शरीर भी उनका साथ छोड़ने लगे, लेकिन उन्हें राजनीतिक किनारा करना कभी रास नहीं आता, क्योंकि पावर उनके साथ एग्जीक्यूट करता है, उनके साथ चलता है। इस आधार पर ये चीज़ें देखने को मिलती है। कुछ नेता समय के साथ अप्रासंगिक हो जाते हैं, कुछ अंतिम सांस तक सक्रिय रहते हैं। जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण, नानाजी देशमुख जैसे इक्का दुक्का अपवाद ही नजर आएंगे जो अपनी इच्छा के अनुरूप राजनीति की विदाई लेते हैं, बाद में हालांकि सक्रिय होते हैं आवश्यकता के आधार पर वो सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं और अपने जन कल्याण के लिए अन्य माध्यम ढूंढ लेते हैं। कुछ पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा के विमोचन के अवसर पर कहा था, मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी राजनीति से रिटायर होना चाहिए। अब सोच के देखिए यह क्या शब्द यूज कर रहा है, कि किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता था। तो उनके मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ये बातें कही, मुझे नहीं लगता है किसी को भी राजनीति से रिटायर होना चाहिए। जो किसी भी विचारधारा का विश्वास रखते, वो राष्ट्र की सेवा, अपने समाज की सेवा करना चाहते, उन्हें अंत तक ऐसा करना चाहिए। तो क्या यह सीमा कोई बताएगा कि उनकी सक्रियता कब तक बनी रहेगी? सक्रियता कब? मान लीजिए आप पीएम रह चुके हैं, किसी देश के पूर्व पीएम हैं, आपके पास पूरा इकोसिस्टम आपके साथ चलेगा, आप देश की संपदा को आपको लेकर चलेंगे क्योंकि आपको सुविधा दी जाती है। तो क्या एक समय ऐसा नहीं आना चाहिए जो सक्रिय राजनीति से आप अलग होकर चुपचाप अपने क्या करना है, अपने विचारों के आधार पर क्रांतियां लाइए, कुछ लिखिए, कुछ लोगों को सपोर्ट कीजिए।
पर सक्रिय राजनीति में रहिएगा तो आपको सुरक्षा के पाबंद करने पड़ेंगे, इकोसिस्टम आपके लिए डेवलप करना पड़ेगा। तो आप क्या, जितना आप पर खर्च किया जाएगा क्या उसके अनुपात में आप देश को दे पाएंगे, ये कोई गारंटी लेता है? तो इसी को संदर्भ में ये बातें हो रही है लेखक के द्वारा। जो ये बातें बोली, एक तार्किक रूप से सही दिखता है पर यह पूर्णतः सही नहीं है। इसे याद रखिएगा, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनेता राष्ट्र के भविष्य का आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनके निर्णय और योगदान करोड़ों लोगों को नियति पर असर देता है। ऐसे में उनके यही अपेक्षा होती है कि वे समझदारी से भरे विकल्प अपनाएं और विवेक सम्मत रहे निर्णय करें। और एक कनाडाई दार्शनिक लेखक जो है मोरसाना धोला वायोनो वायोनो याद रखिए, उनके उनके द्वारा एक बात कही गई थी। क्या कही गई थी? एक अच्छा चरवाहा वही होता है जो पहले अपने भेड़ों के पेट भले भले ही वह खुद कितना भी भूखा क्यों ना हो, तभी वह एक बेहतर चरवाहा बन सकता है। तो इसी तरह देश का नेता होता है, पहले अपने पेट नहीं भरना चाहिए, उसके लोगों को पेट भरने का क्षमता होनी चाहिए उसको एवज में। तो आपको ये तय करना होगा आप सक्रिय राजनीति में कब तक रहेंगे, कब तक आपको राष्ट्र के लिए 100% दे पाएंगे। जैसे अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी की हम बात कर ले, लाल कृष्ण आडवाणी की उनका योगदान बृहद है, ठीक है। उनको रत्न भी, भारत रत्न भी पुरस्कार दिया गया, बृहद है। तो उनका अभी वर्तमान में वो बुजुर्ग हो गए हैं, उनको काम करने का क्षमता नहीं, तो क्या वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे? तो यह तय करना होगा। तो अन्य के उदाहरण आप ले सकते हैं। तो आपको सक्रिय राजनीति छोड़ने की आवश्यकता है। जेपी ने राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं वाले लोकतांत्रिक ढांचे में बहाली के लिए संन्यास तोड़कर आंदोलन का नेतृत्व किया। जब उनको जरूरत हुआ तो आए, पर सक्रिय राजनीति से वो दूर रहे। अब ध्यान रखिए, राजनीति के जीवन के दौरान अनुभव और विशेषज्ञता उनके बड़े मददगार होते। संभवतः एक कारण बताकर आंदोलन का नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। हालांकि ऐसे गतिशील समाज के सामाजिक आर्थिक बड़ी तेजी से बदल रहा है, ये सब फैक्ट याद रखने हैं। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीजों को, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट का कथन था, ए लीडर एज ए डीलर एंड होप, अर्थात एक लीडर ऐसा होता है जो डिलीवर करता है अपने आइडियाज को। यह नेता के उन्माद परवाह चढ़ाने वाला व्यापारी होता है। इस प्रकार दुनिया में भरे कई पीढ़ियां सरगम दिखता है। 1925 से 45 के बीच पैदा हुए साइलेंट जनरेशन, 1946-64 के बीच बेबी बूमर्स, 1965 और 79 के बीच जेम्स एक्स, 1980 और 94 के बीच मिलेनियर्स, 1997-2000 के बीच जेड। अब 2012 के बाद अल्फा जनरेशन प्रमुख है। ये सभी अपने जीवन के अनिश्चितताओं के दो चार हुए। उनकी आशाएं, आकांक्षाएं, प्राथमिकताएं, यही नहीं, पसंद भी हमेशा एक समान नहीं दिखता। नेताओं के अधिकांश नीतियां विभिन्न पीढ़ियों को प्रभावित करती थी। भारतीय राजनेता फिलहाल बेबी बूमर्स वाली पीढ़ी में वर्चस्व कर रही है। बेबी बूमर्स कब हमारा आता है विश्व में? तो ध्यान रखिएगा, यह 46 से 64 के बीच का काल दशक बताता है। बेबी बूमर्स अलग अलग कॉन्सेप्ट है, उसमें मतदाताओं की अपेक्षाओं को समझना ही उनके साथ जुड़ाव की कुंजी होता है। उनमें अपनी पीढ़ी के इतर भी एक तबका भी होता है। आज अधिकांश नेता शारीरिक रूप से इतने चुस्त दुरुस्त नहीं है जो उन लोगों के नियमित संवाद कर सके। उनके वोट के चुनाव के जितना चाहते हैं, चुनाव हारने के बाद या हार की आकांक्षा देखते ही राज्यसभा या विधानसभा परिषद जरिए पिछले दरवाजे से प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात उनको किसी प्रकार से सत्ता का अभ्यास करना, ये बातें की जाती है। अब इसी अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, आरंभिक अतिरेक होता है जहाँ पद और कुर्सी के प्रति मोह, सुर्खियों में बने रहने के लिए आदत और सुख सुविधाएं इन नेताओं को समझौते कराने और मजबूर करते हैं। अर्थात खरीद फरीद की बिक्री स्टार्ट होती है, अर्थात वोट के बदले राजनीति की बात हो जाती है। ये सब कॉन्सेप्ट आप सुनते होंगे बार बार चर्चा। फिर उसके बाद जब हम सपोर्ट करेंगे उसके लिए विशेष पैकेज की सुविधा आपको देखते होंगे, जयललिता जी के काल में आपको स्टार्ट होता है। ये सब फैक्ट आपको याद है। अमेरिका के राजनीतिक कार्यकर्ता राल्फ नादर ने कहा कि नेतृत्व का काम और अधिक नेता विकसित करना होता है, अनुयायी नहीं। अर्थात राष्ट्र में नेतृत्व का काम क्या होता है? अधिक नेता विकसित करना, उनको अनुयायी बनाने का विकसित नहीं। अर्थात एक नेता अधिक नेताओं को जन्म दे सकता है। ये वंशवादी राजनीति ने तो सिर्फ बंटवार किया। वंशवादी राजनीति लगातार चर्चा का विषय रहता है। यहाँ पर भाई भतीजावाद का कॉन्सेप्ट होता है। वंशवादी नेता पहचान की राजनीति करते हैं, भले ही उसके लिए राष्ट्रीय हितों को ही क्यों न तिरंजलि दे दी जाए। वो ऐसे विभिन्न एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे। अभी हाल ही में आपको एक कॉन्सेप्ट सुने होंगे, अभी हाल ही में चर्चा की, अब्दुल्ला परिवार का चौथी पीढ़ी राजनीति में आ रहा। तो सोच के देखिए, यह क्या, जो पहला नेता जो होगा, पहली पीढ़ी का जो नेता जितना उम्दा होगा, कि जरूरी है वो चौथी पीढ़ी की होगी, चौथी पीढ़ी की जो बच्चे होंगे वो उम्दा होंगे। पर इनका क्वालिफिकेशन क्या है? आप राजनेता परिवार में जन्म लिए तो सक्रिय भागीदारी आप ले सकते हैं, जनता उसको समर्थन करती है। इस तरीके से आपको यह समझना होगा।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, राजनीति का परिसर और प्रोत्साहन मिलना चाहिए बदलाव के लिए। अब इस तरीके से राष्ट्रीय हितों के लिए निहित स्वार्थ को अनदेखा करना चाहिए और राजनीति में युवाओं को बढ़ावा दिया जाए जो स्वयं में ज़्यादा राष्ट्र समाज के हित में सोचे। वो किसी भी क्षेत्र, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी धर्म जात से हो, क्यों ना, युवा होना चाहिए। युवा में वो शक्ति होती है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र का निर्माण बेहतर किया जा सकता है। इसी तरीके से राष्ट्र निर्माण में सेवा करने वाले उन युवा वर्गों को योगदान की भूमिका होनी चाहिए। इन राजनेताओं को समझना चाहिए। जब तक आप बैक सीट नहीं छोड़िएगा तब तक नए लोग आएंगे नहीं। जैसे किसी पार्टी में अगर सीएम सीएम या पीएम, ध्यान रखिएगा, पीएम में नहीं तो सीएम में तो बहुत होता है, ध्यान रखिए। सीएम की बात कर ले, अगर किसी खास पार्टी का है तो उसी पार्टी के किसी एक परिवार का कब्जा है तो लगातार उसी परिवार का कब्जा बना रहेगा। क्यों न, योग्यता उसके लिए है या नहीं इसकी कोई निहित प्रक्रिया नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उस पार्टी में बहुत से ऐसे योग्य व्यक्ति होंगे जिनको अवसर नहीं मिल पाने कारण वो इस पद को प्राप्त नहीं कर पाते। उनकी क्षमता के आधार पर उनको वो वाजिब सीट नहीं मिल पाती, जिसका हकदार नहीं हो पाता, जिसके कारण वो राज्य का, देश का बेहतर कर पाए। इसलिए यहाँ योग्यता आधारित राजनीति की बात होती है, सक्रिय की बात होती है। आपको एक समय बाद निर्णय लेना होगा, राज्य हित क्या होता है, राष्ट्र हित क्या होता है, पार्टी हित क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। जब आप बेहतर विकल्प देंगे ना, आप आपके जो अनुसरण करता और भी बढ़ेंगे कि आप ये चीजें समझ सकते हैं। अब सोच के देखिए ना, राहुल गांधी जी को लगातार प्रयास कर, मैं यह नहीं बोल रहा गांधी जी का प्रयास गलत है या सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक उनको यह कोई एक्सपीरियंस नहीं है, न सीएम बनने का, न किसी विभाग में काम करने का, और वो डायरेक्ट पीएम के उम्मीदवार बताए जाते हैं। तो देखिए, यह किसी वंश में आपका जन्म लेने से क्या आप तय कर दिया जाता है कि आप पीएम के पुख्ता उम्मीदवार है? पहले आप एक्सपीरियंस लीजिए, अपने राज्य, छोटे छोटे राज्यों में जाके एक्सपीरियंस लीजिए, कार्य दायित्व कैसा होता है, कार्य क्षमता कैसा होता है, कार्य का डिलीवर कैसे किया जाता है, उसके बाद आप पीएम के उम्मीदवार बनेंगे। अभी देखिए, जब से वो जन्म जन्म लिए उनको पीएम का उम्मीदवार ही बोला जाता है। तो ये फैक्ट कहीं कहीं आपको समझने की आवश्यकता होगी, सक्रिय राजनीति में उत्तरदायित्व और उसके कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आर्थिक विकास और की धुरी में बनता है गांव। आर्थिक विकास जो किया जाए उसके धुरी में कौन है? गांव है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एसबीआई रिसर्च एक आता है जिसमें कहा कि सरकारी सहायता कार्यक्रम और सकारात्मक प्रभाव के विकास के कारण देश में गरीबी कमी आई है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी यही बात बोल रहा है। गरीबी में यह कमी शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में अधिक तेजी से देखी गई। वित्त वर्ष 11-12 में ग्रामीण जो आपको गरीबी था 25.7%, शहरी गरीबी 13.7% था। वहीं 23-24 में ग्रामीण गरीबी घटकर 4.86% हो गया, शहरी गरीबी घट के कितना हो गया? 4.09%। तो यहाँ पर वित्त वर्ष 9 से लेकर 23-24 के बीच शहरी इलाकों में हर माह प्रति व्यक्ति उपभोक्ता खर्च 1984 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? लगभग 7,000 के अप्रोक्स 6996 रुपया। वहीं ग्रामीण इलाकों में यह खर्च 1,054 रुपये से बढ़कर 4,000 कितना हो गया? 4,112 रुपया हो गया थी। यह इस प्रकार हम देखें तो पिछले 14 वर्षों में आमदनी बढ़ने, जहां शहरों में हर माह प्रति उपभोक्ता खर्च 3.5 गुना हुआ, वही ग्रामीण इलाकों में गरीबी 4 गुना बढ़े। तो इस तरीके से ग्रामीण इलाकों में गरीबी का जो उपभोग है वो भी क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, गांवों के खर्च में वृद्धि ज्यादा हुई। विश्व बैंक के प्रकाशित दुनिया गरीबी संबंधी रिपोर्ट 2024 में कहा कि भारत में अत्यधिक गरीबी की संख्या 1990 में 43.1 करोड़ थी। वही संख्या घटकर 21 में 16.74 करोड़ हो गई और 2024 में घटकर 12.9 करोड़ होगी। तो आंकड़े घट रहे। नीति आयोग का भी आपको वैश्विक मान्यता पर मापदंड बहुआयामी गरीबी सूचकांक इंडेक्स जो आया, जिसके आधार पर भी मैंने शुरू में चर्चा भी किया। तो ये आंकड़ा क्या बोलता है? कि आंकड़ा बोलता है कि सरकार के अहम फैसलों 80 करोड़ अधिक गरीबी एवं कमजोर वर्ग लोगों को 2028 तक मुक्त करा दिया जाएगा। करोड़ लोग क्या करेंगे? इससे बाहर निकल जाएंगे। ये सब फैक्ट बताया जा रहा है। इस तरीके से 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं को मुफ्त जो करोड़ आधार कार्ड, करीब 115 करोड़ से अधिक मोबाइल उपभोक्ताओं शक्ति वाले जेम, यानी इस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही। 14 से लेकर 40 तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों के खाते में दी जा चुकी है। सब फैक्ट बताया। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निर्माण और भी बेहतर किया, सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं। सब फैक्ट याद रखने हैं आप लोग को। क्लियर है?
चलिए, आगे ध्यान रखना है कुछ चीज़ों को। जैसे आप है ना, मुफ्त अनाज दिया गया, 2028 तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। उसके बाद देश में मौजूदा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात किया जा रहा है। 2016 में राशन की दुकानों में जो पॉइंट ऑफ सेल की बात होती है वो सब में सुधार किया जा रहा है। 2011-12 में खपत की संख्या बढ़ रही है। इस तरीके से फैक्ट याद रखने हैं। कुल मिलाकर बात है कि जब हम डिजिटल इंडिया, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, इस प्रकार की योजना, आयुष्मान भारत योजना जैसे, सौभाग्य योजना जैसे योजनाएं हम ला रहे हैं, इससे क्या होगा, गरीबी वहाँ घटेगी, घट के कम होगी। इसके अतिरिक्त हम जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम की धुरी माने जाने वाले गांवों को बेहतर कर पाएंगे। जो आंकड़ा है, जो आंकड़े आपको बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, इसके साथ जोड़कर इसे देख लीजिएगा ताकि आप बेहतर उत्तर लिख पाइएगा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण इंपॉर्टेंट है, उसको बेहतर तरीके से समझने के तरीके को डेवलप कीजिए और अपने उत्तर लेखन में उसे शामिल कीजिए। कुल मिलाकर बात जब हम करते हैं तो इन सब चीज़ों को जब आंसर कॉपी में दिखने लगता है तो आपका उत्तर सही हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद, हमें सुनने के लिए धन्यवाद, अंतिम समय तक बनने के लिए धन्यवाद। लगातार हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करें। व्हाट्सएप चैनल आप लोगों को जो बनाया गया है उस पर अच्छे से आप लोग उत्तर अपना लिख कर भेज दीजिएगा और मॉडल आंसर आपको ऐप पर ही उपलब्ध कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐप पर आप लोगों को उसके ग्रुप में दे दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ डिलीट नहीं होगा, वहाँ पर मिस मैच नहीं होगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ दिनों के बाद पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, चीज़ों को देख लीजिएगा आप लोग। और जो प्राइम बैच नहीं लिए हैं जल्द से जल्द ले लें और इसका लाभ लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।